नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इक्वेटर एजुकेशन पे। हम शुरुआत करेंगे हमारे करंट अफेयर्स की और उन करंट अफेयर से जुड़े हुए जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं उस एमसीक्यू के थ्रू हम पूरे के पूरे कंसेप्ट को भी रिवाइज करेंगे। सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे फ्रंट पेज की। जो दोनों ही महत्वपूर्ण न्यूज़पेपर हैं उनके फ्रंट पेज के ऊपर कौन कौन सी खबरें हैं जो हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट हैं। तो सबसे पहले द हिंदू को देख लेते हैं। देखिए, आपको पता है कि हमारे देश में लोकसभा चुनाव हुए हैं और वो 7 फेज़ के अंदर कंप्लीट हो चुके हैं। अब इनके साथ साथ अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के विधानसभा चुनाव भी हुए थे। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के विधानसभा चुनाव भी इनके साथ साथ हुए थे और उनके जो रिजल्ट है ना, उन रिजल्ट की उनकी काउंटिंग की डेट थी 2 जून। तो 2 जून को इन दोनों राज्यों की विधानसभाओं के लिए काउंटिंग पूरी हो गई है और जो इन दोनों राज्यों के अंदर पार्टी सत्ता में ऑलरेडी थी वही पार्टियां दोनों जगह रिपीट कर गई। अर्थात दोनों पार्टियां दोनों ही प्रदेशों के अंदर, जो दोनों, एक अरुणाचल प्रदेश है एक सिक्किम है, दोनों जगह पर ही जो पार्टियां ऑलरेडी रूलिंग में थी वो रूलिंग पार्टीज वापस वहाँ पर सत्ता में आ गई है और बहुमत और ज़्यादा हो चुका है। इसके बाद में देखिए, इलेक्शन कमीशन से कल भारतीय जनता पार्टी, इंडिया, ये सब मिले हैं और इन्होंने कहा भी है कि जो नॉर्म्स बने हुए हैं काउंटिंग के लिए उन नॉर्म्स को फुलफ़िल किया जाए। ठीक है। इसके बाद में अरविंद केजरीवाल, जिन्हें जमानत मिली थी 21 दिन की, उनकी जमानत की अवधि 1 जून तक थी। तो 1 जून यानी कि कल उनकी जमानत अवधि पूरी हुई और उसके बाद में 2 जून को उन्होंने वापस सरेंडर कोर्ट के अंदर कर दिया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। इसके बाद में ये इलेक्शन के जो एग्ज़िट पोल आते हैं उसके बारे में है, तो ये हमारे लिए ज़्यादा काम का नहीं है। इसके बाद में हम इंडियन एक्सप्रेस पे देख लेते हैं कौन कौन सी खबरें हैं जो वहाँ पर हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो ये हमने देख भी लिया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो सारा का सारा चुनाव करवाता है, उससे संबंधित जो भी मशीनरी है उसका मैनेजमेंट करता है, टाइम टेबल इशू करता है और काउंटिंग करके फाइनल नतीजे भी जारी करता है। तो उससे जो बीजेपी पार्टी है और जो इंडिया ब्लॉक है उन्होंने कल मुलाकात की है और कहा है कि जो भी नॉर्म्स बने हुए हैं उन नॉर्म्स को फुलफ़िल किया जाए और काउंटिंग के अंदर पूरी ट्रांसपेरेंसी रखी जाए और काउंटिंग पूरी की जाए। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के जो विधानसभा के नतीजे थे उनके बारे में बता गया है। यहाँ पर जो पार्टियाँ ऑलरेडी सत्ता में थी वो वापस से सत्ता में आ गई है। ये यहाँ नरेंद्र मोदी के द्वारा लिखा हुआ आर्टिकल है और इसमें ज़्यादातर पॉलिटिकल बातें हैं जो हमारी ज़्यादा काम की नहीं है। अब देखिए, तेलंगाना है ना, तेलंगाना ऐसा राज्य बन गया जहाँ पर भी गिग वर्कर्स के लिए ड्राफ्ट बिल पेश किया गया है। देखो, गिग वर्कर क्या होते हैं? गिग वर्कर ऐसे वर्कर होते हैं जो बिल्कुल फ्लेक्सिबल टाइम के हिसाब से काम करते हैं। जिनकी मर्जी की तो काम किया और जिनकी मर्जी की तो काम नहीं किया। अब देखो, इसका एक उदाहरण मैं देता हूँ आपको। जो ऐप बेस्ड सर्विस हैं, जैसे जैसे आपने अभी यूज़ लिया हो जोमेटो या ऊबर या ओला, ये इस तरह की सर्विस के अंदर जो भी कर्मचारी काम करते हैं, जो भी हमारे ड्राइवर हैं या डिलीवरी पार्टनर होते हैं, वो जो भी काम करते हैं उन सबको कहा जाता है गिग वर्कर्स। गिग वर्कर्स क्या होता है? ऐसे वर्कर्स जिनके कार्य के घंटे निश्चित नहीं होते, अपनी इच्छा अनुसार जो काम करते हैं उन्हें गिग वर्कर्स कहा जाता है। ठीक है। इनका मन किया तो काम किया, मन नहीं किया तो ऐप बंद करके और आराम से ये बैठ गए। इन्हें गिग वर्कर कहा जाता है। अब क्या है, देखो, जो कंपनी होती है जहाँ पे ये काम करते हैं वो कंपनी ने कोई बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन नहीं देती, बहुत ज़्यादा इनको कोई फिक्स सैलरी नहीं मिलती, इनको कोई हेल्थ बेनिफिट नहीं मिलते, कोई पेड इनको लीव नहीं मिलती। इनका तो सीधा सा वहाँ हिसाब रहता है कि भाई आप जितना काम करोगे या जितनी राइड आप लेके जाओगे, जितना सामान आप डिलीवर करोगे, उसके हिसाब से ही आपको पेमेंट मिल जाएगी। तो देखिए, इनको सोशल सिक्योरिटी बिल्कुल भी नहीं रहती है। तो ऐसे केस के अंदर राजस्थान पूरे देश के अंदर पहला ऐसा राज्य बना जिन्होंने गिग वर्कर के प्रोटेक्शन के लिए अलग से एक कानून बनाया। तो गिग वर्कर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया था राजस्थान गवर्नमेंट ने। पूरे देश के अंदर ये पहला ऐसा प्रदेश था जहां पर गिग वर्कर के लिए अलग से कानून बनाया गया है। अब ये तेलंगाना भी यही कोशिश कर रहा है और इन्होंने एक ड्राफ्ट बनाया है। उसमें बहुत सारी चीज़ें रखी है कि भाई एक मिनिमम वेजेस तो डिसाइड होगी होगी। ठीक है, कि कोई भी व्यक्ति जो मान लीजिए 25 या 30 दिन काम कर रहा है उसको कम से कम इतने रुपए तो कंपनी देगी ही देगी, ये मिनिमम वेजेस। इसके अलावा मैटनरी बेनिफिट, यानी अगर मान लीजिए कोई महिला है जो या तो जोमेटो में काम कर रही है, ओला उबर में काम कर रही है, तो उनको भी जब उनकी डिलीवरी हो जाती है, बच्चा हो जाता है, उस समय उनको मातृत्व लाभ या मातृत्व के रूप में छुट्टियां दी जाए और उन छुट्टियों के बदले उन्हें पेमेंट भी दिया जाए। तो ये इस तरह के प्रावधान इस ड्राफ्ट एक्ट के अंदर रखे गए हैं। तो अभी ये ड्राफ्ट है और फ्यूचर में पारित हो जाएगा, उसके बाद में हम इसको
डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद में देखिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर है। देखिए एक कंपनी है फ्यूचर गेमिंग, ठीक है, इसको हम थोड़ा देख लेते हैं। एक कंपनी है देखो फ्यूचर गेमिंग, ठीक है। फ्यूचर गेमिंग देखिए खबरों में कब आई थी, आपने सुना होगा जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड एक सरकार की योजना थी, इलेक्ट्रोल बॉन्ड, उस बॉन्ड के अंदर सरकार को सबसे ज़्यादा डोनेशन जो दिया गया था वो फ्यूचर कंपनी गेमिंग की जो कंपनी है उसके द्वारा दिया गया था। तो तब ये कंपनी हाईलाइट हुई। ये कंपनी क्या करती है, जनरली जो गैम्बलिंग टाइप के जो गेम्स होते हैं ना, जैसे आप अपनी टीम बनाते हो आईपीएल के अंदर और उस टीम के ऊपर कुछ हम पैसे लगा देते हैं और उसके अब वो टीम जैसे परफॉर्म कर रही है उस एक्चुअल में उस परफॉर्मेंस के हिसाब से हमें रिटर्न मिल जाती है। तो एक तरह का ये क्या है, बैटिंग ऐप है या गैम्बलिंग, तो डायरेक्टली गैम्बलिंग नहीं है लेकिन उसी टाइप का कुछ ये ऐप है। तो ये एक तरह से सट्टा लगाते हैं या सट्टा लगाने जैसे गतिविधियां करते हैं। तो इस कंपनी ने बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा डोनेशन दी थी पॉलिटिकल पार्टीज़ को, तो नंबर 1 पर थी डोनेशन में। अब जो कांग्रेस के एमपी हैं और जो बीजेपी के एमपी हैं उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को ये कहा है कि भाई जो ये आपकी गेमिंग कंपनी ना फ्यूचर गेमिंग, ये मेल प्रैक्टिसेस कर रही है, मतलब ये क्या कर रही है, मनी लॉन्ड्रिंग का काम कर रही है, मनी लॉन्ड्रिंग का काम कर रही है। प्लस में जो ये काम कर रही है वो लॉ के हिसाब से नहीं है, एज़ पर रूल्स या एज़ पर लॉ वो कंपनी काम नहीं कर रही है, ऐसा कहा है कुछ एमपीज़ ने। देखिए जनरली तो क्या होता है, हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज होती हैं वो इस बात का पता लगाती है कि हमारे देश के अंदर कौन कौन सी बड़ी कंपनियां ऐसी हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग का काम कर रही है, इलीगल काम कर रही है, कॉरपोरेट गवर्नेंस के अगेंस्ट जाके काम कर रही है। लेकिन ये पहली बार हुआ है कि कुछ एमपीज़ ने ऐसा क्लेम किया है कि जो फ्यूचर गेमिंग जो कंपनी है वो इलीगल प्रैक्टिस कर रही है और वो जो काम कर रही है वो कानून के अनुसार नहीं है और इसके अलावा ये मनी लॉन्ड्रिंग भी कर रही है, ठीक है। ये अलग अलग पार्टियां, बीजेपी के भी कुछ एमपीज़ हैं और कांग्रेस के भी कुछ एमपीज़ हैं, इन्होंने इस कंपनी के ऊपर ये आरोप लगाया है। इसके बाद में देखिए मॉनेटरी पॉलिसी और रेपो रेट से जुड़ी हुई ये खबर है। अब ये खबर तो हमारे ज़्यादा काम की है नहीं, हमारे लिए काम की क्या बात है कि ये रेपो रेट क्या होती है और इससे जुड़े हुए जो कंसेप्ट है ना वो हमारे काम के हैं, तो उनको हम एमसीक्यू के थ्रू समझ लेते हैं और उसमें हम एमसीक्यू देख लेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो देखो भाई, सबसे पहले आप इस वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन पढ़ लें, हिंदी में तो हिंदी में, इंग्लिश में तो इंग्लिश में, उसके बाद में इसका आप जवाब भी दें। तो देखो क्वेश्चन क्या है, भारत में मौद्रिक नीति को तैयार करना और उसे लागू करने के लिए मुख्य रूप से कौन सी संस्था जिम्मेदार है। सबसे पहले तो हमें प्रश्न को आराम से पढ़ना है। पहला प्रश्न क्या है, भारत में मौद्रिक नीति को तैयार करना और उसे लागू करने के लिए मुख्य रूप से कौन सी संस्था जिम्मेदार है। बताइए, वित्त मंत्रालय जिम्मेदार है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिम्मेदार है, भारतीय स्टेट बैंक जिम्मेदार है या योजना आयोग, अब इसकी जगह क्या हो गया, नीति आयोग। तो इनमें से आप बताओ कौन जिम्मेदार है जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी को बनाता है और उसे लागू करता है। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या काम करता है, हमारे देश में मौद्रिक नीति बनाता है, ठीक है। देखिए हमारे देश में, आप यहीं पर लिख लें, वित्त से संबंधित 2 नीतियाँ होती हैं। एक तो होती है राजकोषीय नीति, समझ में आ गई बात, एक तो होती है राजकोषीय नीति, ठीक है, और एक होती है मौद्रिक नीति, ठीक है, मौद्रिक नीति। एक होती है राजकोषीय नीति, एक होती है मौद्रिक नीति। राजकोषीय नीति को बनाने और इम्प्लीमेंट करने का काम होता है जो वित्त मंत्रालय होता है उसका, ठीक है, और मौद्रिक नीति को बनाने और इम्प्लीमेंट करने का काम किसका होता है, वो होता है आरबीआई का। तो ये ध्यान हमें रखना है कि हमारे जो फाइनेंस है, हमारे देश के अंदर पूरा जो पैसा है ना, उससे संबंधित 2 नीतियां काम करती है। एक तो होती है राजकोषीय नीति, एक होती है मौद्रिक नीति। राजकोषीय नीति का पूरा संधारण करता है वित्त मंत्रालय और मौद्रिक नीति को देखता है आरबीआई, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, आरबीआई। अब इसका एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हैं और इस पूरे के पूरे वीडियो का पीडीएफ आपको इक्वेटर एजुकेशन के चैनल पे मिलेगा, जहां जाकर आप टेलीग्राम पे जाएं और वहां पर इक्वेटर एजुकेशन टाइप करेंगे तो आपको आराम से चैनल मिल जाएगा, वहां पे पीडीएफ भी मिल जाएगी, ठीक है। ये भारत का केंद्रीय बैंक है जो भारतीय मुद्रा के निर्गमन और आपूर्ति को नियंत्रित करता है, देश की मौद्रिक नीति के लिए जिम्मेदार करता है, ये नीति का निर्माण करता है प्लस उसे लागू भी करता है। 1935 में आरबीआई की देखो स्थापना हुई थी और 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, ठीक है, नेशनलाइजेशन, यानी सरकार ने अपने कंट्रोल में इसको ले लिया था 1949 में। 1935 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। आ गई बात समझ में, भारतीय रिजर्व बैंक।
इसके बाद में हम दूसरा प्रश्न देखेंगे कि भारत में मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए जो हमारी मौद्रिक नीति है ना, इसका एक अलग से सेपरेट इसका एक उद्देश्य है। वैसे तो बहुत सारे उद्देश्य हैं, लेकिन मेन या मुख्य उद्देश्य है केवल और केवल एक, वो आपको बताना है कौन सा है। तो देखो, कर राजस्व बढ़ाना, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना, आयातों को कम करना, या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देना। तो आप बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो भारत में जो मॉनेटरी पॉलिसी है, सबसे पहले तो उसका निर्माण करता है आरबीआई, उसे इम्प्लीमेंट करता है आरबीआई। और इस नीति का मेन मकसद क्या होता है? देखिए मेन मकसद होता है इसका केवल और केवल मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना। ये सबसे मुख्य उद्देश्य है इसका। और भी बहुत सारे उद्देश्य हैं, जैसे निवेश बढ़ाना, ठीक है, और दूसरा क्या है, विदेशी व्यापार को बढ़ाना, ठीक है, और तीसरा क्या है कि जो छोटे उद्योग है उनको फंड उपलब्ध करवाना। चौथा क्या है, जो बैंकिंग चैनल है हमारे पूरे बैंक हैं उनका नियमन करना। तो ये सारे के सारे उद्देश्य रहते हैं मौद्रिक नीति के, लेकिन जो इसका मेन पर्पस है, मुख्य उद्देश्य अगर पूछ लिया जाता है ना, तो मुख्य उद्देश्य है मुद्रास्फीति को कंट्रोल में करके रखना, कि बहुत ज़्यादा महंगाई नहीं बढ़ जाए। और ये भी ध्यान रखना है कि महंगाई बिल्कुल ही ख़त्म नहीं हो जाए, क्योंकि देखो अगर किसी भी अर्थव्यवस्था के अंदर अगर मुद्रास्फीति बहुत कम हो जाती है या ख़त्म हो जाती है, तो फिर उसमें बेरोजगारी फैलने की बहुत बड़ी संभावना रहती है। तो एक देश में मुद्रास्फीति भी रहनी चाहिए, और मुद्रास्फीति एक कंट्रोल में रहनी चाहिए, इतना नहीं कि बहुत ज़्यादा हो जाए और बहुत कम भी हो जाए। अब भारत सरकार ने आरबीआई को टारगेट दे रखा है। क्या टारगेट दे रखा है कि आरबीआई आप मुद्रास्फीति को इस रेंज के अंदर रखोगे। ये टारगेट दिया हुआ है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा आरबीआई को, ठीक है। और ये इसीलिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी या एमपीसी का निर्माण भी किया गया है, जो हम बाद में देख लेंगे आगे वीडियो में। लेकिन आरबीआई को ये टारगेट दिया है भारत सरकार ने कि भाई आरबीआई आप है ना इस रेट के अंदर ही महंगाई को रोकोगे। अब इसका क्या मतलब है, 4 में से 2 घटाओ तो 2, और 4 में 2 जोड़ो तो 6, यानी 2% से कम तो मुद्रास्फीति जानी नहीं चाहिए, और 6% से ऊपर मुद्रास्फीति जानी ही नहीं चाहिए। इस रेंज के अंदर आपको मुद्रास्फीति रखनी है, ठीक है। आगे बात समझ में। इसके बाद में यही है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना इसका सही जवाब है। इसके बाद में हम देखेंगे तीसरा प्रश्न, और उसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। तो मुद्रा का जो आपूर्ति है ना, उसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई कौन सा उपाय या कौन सा उपकरण अपनाता है। तो आप इसको पॉज करके और देखो कि कौन सा इसका सही जवाब है। देखिए मुद्रा आपूर्ति का मतलब क्या होता है। मुद्रा आपूर्ति का मतलब है कि मान लीजिए हमारे देश के अंदर 1 लाख करोड़ के नोट हैं। अगर आप पूरे देश के लोगों के नोट इकट्ठे करो ना, तो 1 लाख करोड़ के आ जाएंगे। अब क्या होता है, मुद्रा आपूर्ति का मतलब क्या है कि आरबीआई ने नए नोट और जारी कर दिए। आरबीआई का एक काम ये भी तो है, नए नोट जारी करना। तो अब हो गए, ये बढ़ के कितने हो गए, ये हो गए 1.5 लाख करोड़, ठीक है। एक तरह से आरबीआई ने नए नोट इशू कर दिए, तो इसे हम कहते हैं मुद्रा की आपूर्ति। तो मुद्रा की आपूर्ति है, उसको कंट्रोल करना किस माध्यम से संभव है। तो देखिए इसका सही जवाब होगा ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, देखो जो आरबीआई है ना, आरबीआई क्या काम करता है कि वो ये देखता है कि यार महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अब महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो महंगाई को कम अपन करेंगे। अब अभी अपन ने देख लिया कि आरबीआई का मुख्य उद्देश्य क्या है, मुद्रास्फीति को नियंत्रण करना। तो आरबीआई क्या है, 2 काम करता है। एक तो बॉन्ड बेचता है, ठीक है, एक तो बॉन्ड बेचता है, और एक क्या काम करता है, बॉन्ड खरीदता है, ठीक है। तो बॉन्ड को बेचना और बॉन्ड को खरीदना वो कहलाता है ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है। बॉन्ड को बेचना और बॉन्ड को खरीदना वो कहलाता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। यानी आरबीआई अगर जनता में अपने बॉन्ड्स को बेचता है, गवर्नमेंट के या सरकारी बॉन्ड को बेचेगा या सरकारी बॉन्ड को वापस खरीदेगा, दोनों ही केस में हम कहेंगे कि आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशन कर रहा है। अब इससे देखो क्या होता है, देखो बॉन्ड बेचेगा, बॉन्ड क्या होता है, एक कागज़ पे लिखा हुआ रहता है, कुछ नहीं होता। ये जैसे ये कागज़ पे लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है बॉन्ड और आरबीआई, और उस पर लिखा है कितने रुपए का है, 5,000 रुपये का बॉन्ड है। ये कागज़ का टुकड़ा यानी ये बॉन्ड आरबीआई देता है आम आदमी को, और आम आदमी से क्या काम करता है, आम आदमी को क्या बोलता है कि भाई आप हमें पैसे दो। तो ये बॉन्ड तो इसको दे दिया, और यहाँ से आरबीआई ने क्या काम किया, पैसा ले लिया,
ठीक है, रुपीज़ ले लिए इस आदमी से। तो अगर जब भी आरबीआई बॉन्ड को बेचता है तो एक तरह से आरबीआई के पास में क्या जाता है, पैसा। तो सारा पैसा आरबीआई लेकर चला गया। तो पहले तो सबके पास 1 लाख करोड़ था, लेकिन अब अगर आप काउंट करोगे ना तो वो 80 लाख करोड़ ही हो जाएंगे, यानी कम हो जाएंगे। तो जनता के पास पैसा कम हो जाता है अगर आरबीआई बॉन्ड को बेचता है। और जब बॉन्ड खरीदने की बारी आएगी तो आरबीआई कहेगा भाई मेरा बॉन्ड मुझे वापस ला कर दो भाई। तो ये कागज़ का टुकड़ा तो आरबीआई वापस ले लेगा और इसके बदले लोगों को क्या दे देगा, पैसा या रुपीज़। तो जब बॉन्ड खरीदता है आरबीआई तो पैसा बढ़ जाता है मार्केट के अंदर, या जनता के पास में पैसा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो मुद्रास्फीति को नियंत्रण करना हो, मान लो बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ रही है, तो आरबीआई क्या करेगा बताओ। तो आरबीआई क्या काम करेगा, बॉन्ड को बेचेगा। यानी जब बॉन्ड को बेचेगा तो लोगों के पास से पैसा कम हो जाएगा। जब पैसा कम होगा तो लोग बाग क्या काम करेंगे, डिमांड कम कर देंगे। भाई आपके पास पैसा ही नहीं है तो आप चीज़ें खरीदोगे ना, कम कम खरीदोगे ना आप, तो अपने आप ही डिमांड कम हो जाएगी। और जब डिमांड कम हो जाती है तो जो मुद्रास्फीति है वो भी कम हो जाती है। आगे बात समझ में। अरे भाई लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा तो वो ज़्यादा सामान खरीदेंगे ही नहीं, और जब खरीदेंगे नहीं तो अपने आप ही मुद्रास्फीति कमज़ोर हो जाएगी क्योंकि डिमांड कम है। और अगर मान लो आरबीआई को ये लगता है यार बहुत कम महंगाई है, लोग बाग खरीदारी नहीं कर रहे और रोज़गार ही नहीं डेवलप हो रहा, तो आरबीआई क्या है, बॉन्ड को खरीदना शुरू करता है कि भाई जो आपके पास कागज़ का टुकड़ा पड़ा है ना वो हमें ला के दो, और उसके बदले में लोगों को पैसा दे देता है। तो लोगों के पास जैसे ही पैसा जाएगा तो कोई तो मकान खरीदेगा, कोई गाड़ी खरीदेगा, कोई अपने लिए कपड़े खरीदेगा, कोई अपने घर के लिए सामान खरीदेगा। तो इस तरह से चारों तरफ मार्केट में डिमांड बढ़ जाएगी, और जब डिमांड बढ़ जाती है किसी चीज़ की तो उसके मूल्य भी बढ़ जाते हैं, और इसे मुद्रास्फीति हम कहते हैं। तो देखो मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना हो तो बॉन्ड को बेच दो, और मुद्रास्फीति बढ़ानी हो तो बॉन्ड को खरीद लो, और ये क्या कहलाता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन। और इनसे क्या होता है, मुद्रास्फीति कंट्रोल या मुद्रा की आपूर्ति कंट्रोल। आगे बात समझ में। तो यहाँ भी हम देख सकते हैं अच्छी तरह से इसका संबंध में। अब देखिए रेपो रेट क्या होती है, इसी आर्टिकल के अंदर रेपो रेट के बारे में भी है। तो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, दो रेट हमने देख ली। तो देखो इसको है ना याद, हम बहुत कंफ्यूज आते हैं इसमें, आपको केवल इतना सा ध्यान रखना है। देखो रेपो रेट क्या होती है, जो आरबीआई लेता है, बस इतना सा याद रख लो, जो आरबीआई लेता है वो है रेपो रेट। और रिवर्स रेपो रेट क्या है, जो आरबीआई देता है। बस इतना सा ध्यान रखो आप, इससे ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना। जो रेट आरबीआई लेगा वो कहलाएगी रेपो, और जो रेट आरबीआई देगा वो कहलाएगी रिवर्स रेपो। बस सीधी सी बात है, कंफ्यूज होना ही नहीं है। वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, रेपो रेट का मतलब होता है जो रेट आरबीआई लेगा। रेपो रेट वो रेट है जो आरबीआई लेता है, तो सबसे पहले तो लेने का काम करेगा। तो जहाँ रेपो आ जाए वो इसका मतलब है आरबीआई जो रेट लेता है वो कहलाती है रेपो। और रिवर्स रेपो क्या होता है, जो रेट आरबीआई देता है, जो आरबीआई देगा वो कहलाएगी रिवर्स रेपो। अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखो, आरबीआई जो रेट लेता है वो कहलाती है रेपो। अब रेट आरबीआई कब लेगा, जैसे मान लीजिए ये आरबीआई है, और अब आरबीआई से हम सीधा तो उधार नहीं ले सकते ना, आरबीआई से उधार कौन लेता है, बैंक। आरबीआई से उधार कौन लेगा, बैंक। तो अगर आरबीआई से बैंकों ने उधार लिया है तो बैंक इसके बदले में इंटरेस्ट रेट चुकाएंगे ना। भाई हम भी बैंक से उधार लेके आते हैं तो उसके बदले में हमें ब्याज बैंक को चुकाना पड़ता है। अब बैंकों के पास मान लो कैसा पैसा कम पड़ गया तो बैंक जाते हैं आरबीआई के पास, आरबीआई को बोलते हैं आरबीआई में थोड़ा पैसा दे दो। तो आरबीआई कहता है भाई जो मैं रेट लूँगा ना वो कहलाएगी रेपो रेट। तो आरबीआई अपने उधार, जो बैंक को उधार देता है उसके बदले में जो रेट लेता है वो तो कहलाती है रेपो। ठीक है। और कई बार क्या होता है कि आरबीआई को भी पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है, आरबीआई को भी पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है, तो आरबीआई इन बैंकों से पैसा ले लेता है। या ये बैंक क्या करते हैं, इन बैंकों के पास बहुत सारा पैसा आ गया, अब ये उसका क्या करें, पड़ा ही रह गया इनके पास, तो ये उस ज़्यादा पैसे को उठा के आरबीआई को दे देते हैं। अब आरबीआई के पास में पैसा बहुत ज़्यादा आ गया तो उसके बदले में आरबीआई उसको रख लिया, और जब ये बैंक आरबीआई को पैसा दे रहे हैं इतना सारा, तो इसके बदले में बैंकों को ब्याज मिलना चाहिए ना। तो जो इंटरेस्ट की रेट आरबीआई बैंकों को देगा वो कहलाएगी रिवर्स रेपो, और जो इंटरेस्ट रेट आरबीआई बैंकों से लेगा वो कहलाएगी रेपो रेट। वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो इंटरेस्ट रेट आरबीआई बैंकों से लेगा वो तो कहलाएगी रेपो, और जो इंटरेस्ट रेट आरबीआई बैंकों को देगा वो कहलाएगी रिवर्स रेपो रेट। बस सीधा सा कंसेप्ट है। अब ये क्वेश्चन समझाने का नहीं है, आप खुद इसका उत्तर ढूंढोगे और इसको सोल्व करोगे। और इसी तरह से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, तो आप खुद इस कंसेप्ट को समझते समझते इस क्वेश्चन को करोगे। ठीक है,
आगे बात समझ में, और इसका उत्तर आराम से यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।